Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Students, today we have organic chemistry part question paper of spot test series, eye opener, spot test 12. Okay students, so we have first question number 8. In question number 8, it is asked that phenol is not obtained by. इसका मतलब क्या हुआ? फिनॉल को इनमें से किससे नहीं बनाया जा सकता है? देखते हैं किससे नहीं बना सकते हैं भाई. फर्स्ट रिएक्शन में क्या है स्टूडेंट? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और Cl2 रेड फास्फोरस और H2O दिया है. याद करो स्टूडेंट, हेल-वोल्हार्ड-जिलेंस्की रिएक्शन. क्या होता है HVZ रिएक्शन का कंडीशन? कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे H रहना चाहिए कि नहीं? तो Cl2 रेड फास्फोरस दिया है और H2O दिया है, तो अल्फा हेलोजिनेशन इसमें होता है. मतलब COH का जो ये अल्फा पोजीशन ये है, यहां H हट के क्या लगेगा? Cl. इसका मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH, यहां Cl और COOH. तो भाई फिनॉल कहां बना इसमें? ठीक है, क्वेश्चन में तो आपसे यही ना पूछ रहा था, फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय. तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया 1. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH दिए तो फिनॉक्साइड बनेगा, और H+ दिए तो फिनॉल बन जाएगा. तो इससे तो बन रहा है फिनॉल, तो ये हमारा आंसर नहीं है. थर्ड में देखो, CH3 CH2 CH2 Cl, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो Cl हटेगा, यहां प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट होकर के CH3 CH प्लस CH3 बनेगा. फिर बेंजीन का रिएक्शन कराओगे इससे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा ना स्टूडेंट्स. और उसमें फर्दर O2 दिए, इसमें O2 अगर दोगे तो याद करो, ये फिनॉल का प्रिपरेशन का एक मेथड है. पहले क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्सी लिंकेज है. और फिर H+ हाइड्रोलाइज कर दिए इसका, तो रीअरेंज होगा एक तरह से, और फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है. इससे क्या क्या बनता है स्टूडेंट? एक तो फिनॉल बना, और साथ में CH3CO CH3 एसीटोन का भी फॉर्मेशन होता है. इसका मतलब ये भी हमारा गलत आंसर हो गया, क्योंकि इससे भी तो फिनॉल प्रिपेयर हो ही रहा है. ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी नीट के एग्जाम में पहले आया हुआ है, ये जो रिएक्शन अभी दिया. और फोर्थ ऑप्शन को देखो, O- है, फिनॉक्साइड, HCl का H+ लेगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? फिनॉल. तो इन तीनों से तो फिनॉल बन रहा है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? 8 का फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब कौन सा है. ओके, सो 8 के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 9. ठीक है स्टूडेंट, चलो 9 देखते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं. द कंपाउंड्स दैट नॉट प्रोड्यूस CO2 विथ एक्वस NaHCO3 सॉल्यूशन आर. होता क्या है स्टूडेंट? पहले क्वेश्चन का मतलब समझो. इनमें से कौन सा कंपाउंड NaHCO3 के साथ CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा? नॉट देखना जरूरी है. ठीक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी होता है ना स्टूडेंट, जैसे RCOOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. फिनॉल बहुत ही वीक एसिड होता है कंपैरेटिवली. होता है कि नहीं होता है? क्यों स्टूडेंट? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस अगर बनाओगे तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा. ठीक, तो ये अगर NaHCO3 से रिएक्शन करो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ कंपैरेटिवली. फिनॉल सबसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. NaHCO3 वीक बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो NaHCO3 से रिएक्शन करेगा. क्या बना लेगा स्टूडेंट? RCOO- Na+ और H2O और CO2. तो CO2 इसमें निकलेगा. लेकिन क्यों? इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड मान रहे हैं. NaHCO3 बिहेव्स लाइक वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस से रिएक्शन कर लिया. लेकिन अगर तुम फिनॉल लोगे तो फिनॉल तो वीक एसिड होता है,
NaHCO3 से रिएक्शन ही नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो CO2 रिलीज उससे नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो नॉट प्रोड्यूस CO2, कौन CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है? ठीक, चलो देखते हैं। CH3COH ये तो करेगा प्रोड्यूस, ठीक। फिनॉल नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो एक आंसर ये हो गया। ये देखो COOH है, बेंजोइक एसिड, ये तो करेगा प्रोड्यूस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो प्रोड्यूस करेगा। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो SO3H है, ये कैसे करेगा भाई? अरे इससे थोड़ी ना CO2 निकलता है, CO2 तो NaHCO3 से निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये करेगा प्रोड्यूस। ये देखो साइक्लोहेक्सेन में COH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी प्रोड्यूस करेगा। ये पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीक एसिड होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर 2 NO2 हो ना ऑर्थो पैरा पे, तब कंपैरेटिवली वो स्ट्रांग होगा, ये तो वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। ठीक, इसका मतलब ये CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इसमें फिनॉल पैरा पे OCH3 लगा है, प्लस M से डोनेट करेगा, तो डोनर ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो ये भी वीक एसिड हो गया, ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमसे पूछा है कि NaHCO3 के साथ कौन कौन CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कौन कौन वीक एसिड है, किसमें किसमें टिक किया हम लोग, देखो 2 के बाद हो गया 7 और 7 के बाद 8। चलो देखो 2, 7, 8 किसमें दे रखा है, 2, 7, 8। रुको इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो 2, 7, 8, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में 2, 7, 8 ओनली। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 9 का, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग के पास जो आ गया वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक कन्वर्जन है। क्या कन्वर्ट करने के लिए दिया है, टोलुइन से एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए दिया है, और उसके लिए सुटेबल सेट ऑफ रिएजेंट कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। देखिए Mg डाइथर इन सबसे, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 3। मैं एक बार चेक करके बताता हूं कैसे, आप एक बार देखेंगे खुद से समझ में आ जाएगा। देखो टोलुइन में दिया KMnO4 KOH हीट, समझो स्टूडेंट्स, ये टोलुइन KMnO4 KOH हीट। अब स्टूडेंट होता क्या है, याद करो एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इटार्ड रिएक्शन, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो टोलुइन में CrO2 Cl2 देते हैं CH2 के प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोलाइज करते हैं, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, याद करो। लेकिन ये जो KMnO4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देगा इसको COH में। समझ में आ रहा है बात? तो इस इंटायर साइड चेन को, अभी तो CH3 ही है, अदरवाइज इंटायर साइड चेन को ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो COH बना, यहां से क्या बना, CO माइनस बनेगा, ठीक है चलेगा। अब NH3 हीट दिया है, NH3 हीट, तो स्टूडेंट समझो इसको, RCOOH, इसमें NH3 दोगे तो RCOO माइनस NH4 प्लस, NH3 बेस की तरह, RCOH एसिड की तरह, और हीट करोगे तो यहां देखो H2 और O, H2O निकल जाएगा और RCONH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में NH3 और हीट भी साथ में दे दिया, तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, RCONH2। तो यहां से बना दो तुम PHCONH2, और इसके बाद क्या दिया स्टूडेंट, Br2 प्लस NaOH, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। तो Br2 प्लस NaOH दोगे तो ये CO गायब हो जाएगा और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट, तो यही तो बनाना था, टोलुइन से क्या बनाना था, एनिलीन। तो सुटेबल सेट ऑफ रिएजेंट जो हो गया वो हुआ थर्ड, यही तो पूछ रहा था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो आंसर 10 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा है।
Okay, so now next question we have question number 11. क्वेश्चन 11 में क्या कहता है स्टूडेंट, देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. तो कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है. चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है. ये देखो COH CH2 इसके साथ क्या लगा है यहां NO2, COH CH2 इसके साथ यहां पे क्या लगा है CN, यहां क्या लगा है NMe3+ और ये तो C6H5. ठीक है, ये जो तीनों है NO2 चाहे CN चाहे NMe3+, ये सब क्या शो कर रहा है यहां -I शो करेगा कि नहीं करेगा स्टूडेंट. अब हम लोगों को पता है कि डोनर ग्रुप जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा और जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा. इन तीनों में -I का ग्रुप में अगर ऑर्डर देखें -I का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I किसका होता है NMe3+. उसके बाद किसका होगा स्टूडेंट NO2 और उसके बाद किसका होगा CN. होता है कि नहीं होता है. ये फिनाइल ये तो बहुत कम होता है इसका. ओके, तो उस हिसाब से NMe3+ देखो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट NO2 लगा है, फिर कौन सा होगा सेकेंड और सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ. ये बहुत वीक एसिड होता है स्टूडेंट इन सब के कंपैरिजन में. ये -I इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा दिया. ठीक, तो 3 1 2 4 किसमें है, देखो ये देखो 3 1 2 4 यही हम लोग लिखे हैं 3 1 2 4. तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 11 का वो होगा सेकेंड ऑप्शन. ठीक है स्टूडेंट, मैं इसमें एक बात आपको बोलना चाहूंगा. जैसे यहां तो ठीक है आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी में क्लास 12th के बुक में सेकेंड वॉल्यूम जो है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस दिया है, केमिकल रिएक्शंस दिया है, उसी में देखिएगा एक ऑर्डर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ का. उसको आपको 2 बार 4 बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना है और उसको डायरेक्ट याद भी रखना है. इससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा. कभी कभी कुछ चीजों में जैसे पिक्रिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है, होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट. अब उसमें 3 NO2 है, वो -M से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. लेकिन तुम ये भी तो कहोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका कंजुगेट बेस का इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है. तो कुछ इस तरह का एक्सेप्शनल बात हो सकता है जिसका आंसर हमें याद है, तब एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि जो 3 NO2 है वो -M से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है pKa वैल्यू के हिसाब से. ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको यह बोलूंगा कि एक आध इस तरह का छोटा अगर पॉइंट के लिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप उस ऑर्डर को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर वैसा देता है. अदरवाइज आपसे बन तो जाएगा ही, फिर भी एक बार 2 बार जरूर उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन देता है, आप ऐसा समझिए. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड. So after 11, now next we have question number 20. क्वेश्चन 20 में क्या कहता है स्टूडेंट, पढ़ते हैं इसको. द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स B. ठीक, A का रिएक्शन किससे किए, समझो बात को. A का रिएक्शन सोडियम से क्या बना B, एंड विथ PCl5. A का रिएक्शन PCl5 से किए तो बना C. फिर कहता है B एंड C रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर. ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर. और तुमसे पूछा क्या A B एंड C रिस्पेक्टिवली क्या है. चलिए देखते हैं. डाई इथाइल ईथर बनना है स्टूडेंट. ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर कार्बन उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. तो ये देखिए सेकंड ऑप्शन को देखिए एक बार, CH3CH2OH है. अगर हम इसी को माने A अगर हो गया, ये क्या है बेटा CH3CH2OH, CH3CH2OH. ठीक, इसमें सोडियम दिया गया A में, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, O- बन जाएगा. तो क्या बन गया यहां से CH3CH2O- Na+. ठीक, तो B बन गया, ये B हो गया. फिर A का रिएक्शन PCl5 से किया गया. ठीक है, इसी A का रिएक्शन PCl5 से किया गया
तो SN2 होता है, OH हट के क्या आएगा स्टूडेंट, Cl। तो यहां से बन गया CH3 CH2 और Cl, और यही C है, ये A था, ये B और ये C। देखो PCl5 DC। अब B और C रिएक्शन करेगा, ये B और C आपस में रिएक्ट कर लिया तो देखो ना विलियमसन सिंथेसिस होगा, CH3 CH2 O-, ये O- इस कार्बन पे अटैक करके Cl को भगा देगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब C2H5O C2H5। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही सिलेक्ट किए थे। तुम बोलोगे सर एक बार में कैसे देखें, कार्बन नंबर से देखो ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर जो इसका हो गया कौन सा हो गया, CH3। देखो मिला लो एक बार, ए कौन सा हो गया हम लोगों का, CH3 CH2H CH3 CH2H। बी कौन सा हो गया, CH3 CH2 O-Na+, और सी हो गया CH3 CH2 Cl। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 एसर्शन और रीजन दिया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है एसर्शन। इन लेसाइन टेस्ट द आयनिक कंपाउंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोवेलेंट कंपाउंड। ये एकदम गलत। क्यों भाई, क्यों गलत स्टूडेंट? होता क्या है लेसाइन टेस्ट में, जैसे हेलोजन का किए, ठीक है, नाइट्रोजन का किए, सल्फर किए, नाइट्रोजन सल्फर दोनों का किए, होता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सोडियम के साथ पहले फ्यूज करते हैं, कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं, एसएफई का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्लोरीन है तो SFE में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या मिलता है, NaCl। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन है, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें ब्रोमीन है तो SFE में क्या मिलेगा, NaBr। आयोडीन है तो NaI, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो NaCN, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है NaSCN। इस तरह से मिलता है कि नहीं? तो जो कोवेलेंट कंपाउंड था, ये तो आयनिक हुआ ना स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कोवेलेंट था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड SFE में कन्वर्ट हुआ। एक तरह समझो, उसमें जो क्लोरीन ब्रोमीन या जो भी था वो इस तरह के SFE में आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो कोवेलेंट कन्वर्ट होता है आयनिक में, यहां उल्टा दिया है, पढ़ो। लेसाइन टेस्ट में कहता है आयनिक कन्वर्ट होता है कोवेलेंट में, तो एसर्शन क्या हो गया स्टूडेंट, रॉन्ग। अब चलो रीजन पढ़ते हैं। The sodium fusion extract SFE of an organic compound having nitrogen and sulfur gave blood red color of FeSCN2+ by adding Fe3+। बिल्कुल यही होता है स्टूडेंट। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो SFE में क्या मिलेगा, थायोसाइनेट NaSCN, मतलब SCN- है इसमें। अब इसमें रिएजेंट डालते हैं FeCl3, मतलब हो गया Fe3+। तो ये SCN- और Fe3+ क्या बना लेता है, FeSCN2+। और यही जो कंप्लेक्स बनता है ये कौन से कलर का बनता है स्टूडेंट, ब्लड रेड कलर का। तो जो ब्लड रेड कलर का कंप्लेक्स मिला यही कंफर्म करता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो, ये ब्लड रेड कलर देता है इसका बाय एडिंग Fe3+, मतलब ये है करेक्ट। तो अब देखो आंसर कैसे मिलाओगे, एसर्शन हो गया रॉन्ग और रीजन हो गया करेक्ट। चलो देखते हैं किसमें है, एसर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू। इसका मतलब 21 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So now after 21 next we have question number 22। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा। क्या कहता है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिख रहा है, नाइट्रेशन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी कब ज्यादा होगी, जब उससे डोनर ग्रुप लगा रहेगा। डोनर ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा और एक्सेप्टर रहेगा तब तो घटा देगा।
इसका मतलब सीधा वाला बात कि बेंजीन रिंग से अगर डोनर ग्रुप लगा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और एक्सेप्टर लगा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। चलो देखते हैं। देखो OCH3 प्लस M से दे रहा है, CH3 हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, NO2 माइनस M से खींच रहा है, NMe2 प्लस M से दे रहा है। अब स्टूडेंट OCH3 का प्लस M ज्यादा होगा या NMe2 का? O और N में अच्छा डोनर कौन होता है? N। क्यों? O डोनेट करेगा तो O पे प्लस, N डोनेट करेगा तो N पे प्लस। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? N पे प्लस। तो अच्छा डोनर ये हो गया NMe2। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D के अंदर होगी, उसके बाद फिर B, फिर डोनर हाइपर कंजुगेशन से जो डोनेट कर रहा है A, और C में तो एक्सेप्टर लगा है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा C। ठीक है, तो DBAC। चलो मिलाओ किसमें, देखो DBAC, इसका मतलब जो 22 का करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। 28 में स्टूडेंट कह क्या रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। इनकरेक्ट पेयर ऑफ IUPAC नेमिंग। इनकरेक्ट पेयर कह रहा है, मतलब यहां कंपाउंड लिखा है, यहां नाम लिखा है, तो किसमें गलत नाम लिखा हुआ है ये पूछ रहा है। तो लिख के देखना पड़ेगा चारों को, और कोई उपाय नहीं है। चलो फर्स्ट को हम लोग देखते हैं पहले। CH3 CH2 CH2 CO CH2 CHO। एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग भी उसी के कार्बन से स्टार्ट होगा। करो 1 2 3 4 5 6। ये O हो गया सब्स्टिट्यूएंट, कीटो या ऑक्सो बोल सकते हो। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 ऑक्सो, 6 कार्बन का, तो हेक्स प्राइमरी सफिक्स, एन सेकेंडरी सफिक्स अल, हेक्सनल। तो 3 ऑक्सो हेक्सनल, ये तो सही दिया है भाई, हमें तो इनकरेक्ट मैच देखना है। ठीक है, इसको 1 को हटा भी देते हैं, अब तो देख लिया ना इसको। चलो ये देख लिया। चलो अब 2 पे आते हैं। 2 में क्या है स्टूडेंट? इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं सेकंड का। C से 2 CH3 लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो कीटोन है, एल्कीन है, कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग जिधर से कीटोन नजदीक हो, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया? मिथाइल। ठीक है, तो चलो 4 मिथाइल, और क्या होगा? 5 कार्बन का, तो पेंट। इन कितने पे? प्राइमरी सफिक्स 3 इन और 2 पे ऑन, 3 पे इन 2 पे ऑन। इसका मतलब ये भी जो दिया है ये तो सही दिया हुआ है ना। ठीक है, हमसे इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है। चलिए थर्ड पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो अब आते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे। क्या दिया हुआ है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COO CH3, ईस्टर दिया हुआ है, तो और कीटोन भी है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ईस्टर हुआ, तो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग कर लो एक बार, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ईस्टर का जब नाम लिखोगे ना, तो सबसे पहले एल्काइल लिखना होता है, COOR। एल्काइल एल्कानोएट होता है ना, तो COOR जो है ये एल्काइल पार्ट होगा। तो मिथाइल है, तो हो गया मिथाइल। अब थोड़ा स्पेस दे दो, उसके आगे फिर लिखेंगे। तो अब इसका पेरेंट चेन का नाम देखो, तो 3 पे क्या है? ऑक्सो, 3 ऑक्सो। कितने कार्बन का चेन है? 4 का, तो रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स OH, OH। चलो अब इसका नाम मिला, मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट। इसका मतलब ये भी सही दिया हुआ है, आंसर तो मिल गया 4। फिर भी एक बार 4 का भी लिख के देख लेते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा। चलो अब देखो फोर्थ जो है उसमें क्या है? C6H5 फिनाइल रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, N और N से 2 CH3 है, यही ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो आपको एमाइन दिख ही रहा है, ठीक। कार्बन
जो पेरेंट चेन जो होगा वो कौन सा होगा, ये CH2, ये हो गया पेरेंट चेन एक कार्बन का, 1 नंबर इसी को लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, देखो दूसरे कलर का पेन मैं चूज करता हूं थोड़ा, ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, N पे ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट, यही है ना स्टूडेंट। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, NN डाइमिथाइल 1 फिनाइल, ठीक है, क्या नाम होगा, NN डाइमिथाइल हो गया, फिर 1 पे क्या हो जाएगा, फिनाइल, फिर एक कार्बन का चेन है तो मिथ प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइन, तो क्या नाम हो गया बोलो, N, डाइमिथाइल, फिर क्या होगा 1 फिनाइल मिथ प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स एमाइन। क्या दिया हुआ है देखो, NN डाइमिथाइल हेक्साइल दिया है, इसका मतलब ये गलत है। हमसे तो यही पूछ रहा था ना कि इनकरेक्ट कौन सा पेयर है, इसका मतलब 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4th ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट जो है 34, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है और उसका स्टेबिलिटी का 3 ही दिया हुआ है ABC, और इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो तुम देखो यहां C जो है, C में ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 2 1 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट। बाकी किसी में देखो तो ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो C तो सबसे लास्ट में चले गया, ठीक। अब इन दोनों में देखो पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी, डिफरेंस देखो N पे प्लस इसमें भी है, यहां कार्बन पे माइनस है स्टूडेंट और यहां नाइट्रोजन पे माइनस है। तो कार्बन और नाइट्रोजन हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है। तो कार्बन माइनस और नाइट्रोजन माइनस कौन ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन माइनस। इसका मतलब A सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर B, और इसमें ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो सबसे लास्ट में C, ABC। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें देखो पाई बॉन्ड 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो सबसे लास्ट में C आ गया, ऐसे भी सोच सकते हो। अब A और B में जैसे अभी बताएं कि निगेटिव चार्ज किस पे है, क्योंकि पाई बॉन्ड का नंबर तो बराबर है। तो आंसर ABC किस में दे रखा है, देखो इधर तो नहीं है, ABC सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C। इसका मतलब 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कहता है देखो, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और लास्ट में कहता है X विल बी, X इसमें से कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो तुम रिएक्शन को देखोगे ना, रिएक्शन सीक्वेंस को, यहां देखो NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन दिया, यहीं से तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए कि Y जो होगा उसमें बेंजीन में NH2 लगा होगा। ठीक, फिर H3PO2 H2O, ये क्या किया होगा कि जो डाइजोनियम होगा उसको H से रिप्लेस किया होगा। मतलब आंसर तो दिख रहा है सीधा सीधी की एनिलीन है, फिर भी एक बार रिएक्शन करके देखते हैं। तो अगर हम X को एनिलीन एज्यूम कर लें, अब इसमें Br2 प्लस H2O डालोगे तो NH2 रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है ही, रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देगा, दोनों ऑर्थोपैरा तीनों पे जाकर के ब्रोमीन अटैच हो जाता है। तो ये NH2 दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पे ब्रोमीन लग गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या दिया है, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है क्या, डाइजोनियम स्टेबल रहता है, तो ये डाइजोनियम में कन्वर्ट हो गया। तो यहां हो गया N2 प्लस Cl माइनस, बाकी जो ये Br था वो तो एज इट इज लिख ही देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखो H3PO2 H2O दिया है। अब तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 प्लस H2O दो या इथाइल अल्कोहल दो, तो डाइजोनियम आयन किससे रिप्लेस होता है स्टूडेंट, H से रिप्लेस होता है। H से रिप्लेस होगा तो वहां तो H हो जाएगा, आ जाएगा
और बाकी जो ये 3 Br था वो तो रहेगा ही, और यही तो बनाने के लिए कह भी रहा था। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का वो कौन सा होगा स्टूडेंट? एनिलीन, मतलब कि 35 का फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। बायोमोलिक्यूल का सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। बीटा डी ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4। किससे? किसका हाइड्रोलिसिस करें डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या मिलना चाहिए भाई? बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो ऑप्शन से सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट? किसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है? तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से कहां से मिलेगा? नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सेल्यूलोज, बिल्कुल सही दिया, यही आंसर ही होगा इसका, सेल्यूलोज। क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है ना स्टूडेंट, वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होता है। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1C4 के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर तो मिल गया भाई सेल्यूलोज। माल्टोज भी नहीं होगा, क्योंकि जो अल्फा डी ग्लूकोज है 2 यूनिट उसका ग्लाइकोसाइडिक से जुड़ता है C1C4 पे। और स्टार्च भी नहीं होगा, यह भी पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन, तो 36 का सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्टी 37 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम है इसमें। देखो अब आ रहा है ये बोर्ड पे पूरा, मैं इसको बता देता हूं एक बार, फिर ऑप्शन, उसके बाद इसको ऊपर करके फिर देख लेंगे। देखो मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, हम लोग इधर आंसर लिखते भी जाएंगे। यहां देखो क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O है, ये एल्डिहाइड कीटोन, मतलब अभी तो कीटोन है, N2H4KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल। वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है कि नहीं स्टूडेंट? COCH2 में कन्वर्ट होता है। चलो वोल्फ किस्नर कहां पे दिया हुआ है? ये रहा थर्ड, इसका मतलब A का हो गया थर्ड, हम लोग लिखते भी चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। बेंजीन में CHO है और ये HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन का रिएजेंट है, ठीक। और CHO डीएक्टिवेटर है, तो डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पे NO2 लगा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये 4 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिखा हुआ है, मतलब B का हो गया कौन सा स्टूडेंट? 4। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेंजीन PHCOCl AlCl3, AlCl3 Cl माइनस हटाएगा, यहां प्लस आया, इलेक्ट्रोफाइल बना, और बेंजीन पे अटैक करेगा तो PHCOPH। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो दे ही रहा है, तो इसका मतलब C का जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? 1। डी में देखो फिनॉल CO2 प्लस NaOH और H प्लस दिया है, ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट? कोल्बे रिएक्शन होता है कि नहीं? कोल्बे रिएक्शन, फिनॉल के ऑर्थो पे COH आके अटैच हो जाएगा, तो देखो कोल्बे भी दिया हुआ है सेकंड में, इसका मतलब डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब ऑप्शन कौन सा है इसके लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, देखो चलो मिलाओ। A का 3 B का 4, कहां पे देखो, A का 3 B का 4 C का 1 और D का 2, इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कहता है स्टूडेंट? देखिए कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज नाइदर एन एसिड नॉर एन एसिड सॉल्ट। मतलब कहता है किसका फाइनल प्रोडक्ट ना तो एसिड है और ना ही उसका सॉल्ट है। चलो देखते हैं, ये बेंजल्डिहाइड PHCHO टॉलेंस रिएजेंट, हाँ तो टॉलेंस रिएजेंट तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो PHCO माइनस बनेगा, ठीक है ये तो बन रहा है भाई। ये इथाइल अल्कोहल I2 प्लस NaOH, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा।
I2 प्लस NaOH होता है क्या, NaOI, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होगा, O से H, C से H हटेगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज किया तो क्या बनेगा, CH3COH, ये बना CH3COH। अब इसमें NaOI दें या NaOH प्लस I2, तो CH3 किसमें, इसमें अगर NaOI दिया जाए तो CH3 कन्वर्ट हो गया CHI3, आयोडो फॉर्म बना, और HCOO माइनस Na प्लस, ये तो भाई सॉल्ट बन रहा है एसिड का। थर्ड को देखो, PHCHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कॉन्क NaOH दिया हुआ है, तो कैनिजारो रिएक्शन हुआ, एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया है, तो कैनिजारो रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, PHCO माइनस और PHCH2OH, इसमें भी एसिड सॉल्ट बना। इसका मतलब 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। फोर्थ को देखो, इसमें कॉपर हीट दिया है अल्कोहल में, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रोजिनेट करेगा, O से H हटेगा, C से एक H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा, PHCH डबल बॉन्ड O, ये तो एल्डिहाइड बना। तो ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ना ही उसका ये सॉल्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 38 का फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so after 38, now next question we have question number 43. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल का। स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, मतलब बहुत बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या है इसमें, PHO, PH दिया है, HI हीट, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या होगा, HI देगा H प्लस, तो ये इसको प्रोटोनेट करेगा O को, तो O को प्रोटोनेट किया तो OH प्लस, इस तरह से ये बना, प्रोटोनेट हो गया। अब I माइनस है। स्टूडेंट होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनना, अगर O जो ईथर है, ईथर का बात करते हैं HI के साथ, अगर O के दोनों साइड में से एक भी साइड, अगर O के दोनों साइड में से एक भी साइड टर्सरी एल्काइल हो, या नहीं तो उसका कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, तब मैकेनिज्म होता है इसमें SN1, अदरवाइज SN2। तो हम SN2 अभी सोच के चल रहे हैं, ठीक। लेकिन स्टूडेंट सोचो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या I माइनस यहां पे या यहां पे अटैक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होगा? अल्फा अनसैचुरेशन है। कैसे होगा स्टूडेंट? क्या क्लोरोबेंजीन में, बताओ तुम, क्या क्लोरोबेंजीन में SN1 या SN2 होता है? नहीं होता है ना क्लोरोबेंजीन में। इस कारण से जैसे देखो O, इधर भी डीलोकलाइज डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, इधर भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तुम सीधा समझो ना, O या OH प्लस जो भी प्रोटोनेट करने के बाद इससे जो लगा हुआ कार्बन हो गया ये अल्फा या ये अल्फा, तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है? अल्फा अनसैचुरेशन है, और अल्फा अनसैचुरेशन होने से ना तो SN1 देगा ना ही SN2 देगा। तो क्या HI के साथ कोई रिएक्शन हुआ? नहीं, नो रिएक्शन। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। रिएक्शन होगा ही नहीं तो भाई ये सब कहां से बनेगा, कहां से बनेगा? तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। पूछेगा क्या नन ऑफ दीज मतलब क्या, तो बोलेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है यहां पे, ठीक है। इसका मतलब 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखते हैं 44 में। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2, ये बर्च रिडक्शन तो देगा नहीं। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से H प्लस हटाएगा, तो X क्या बन गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ठीक है, X बन गया। अब इसमें CH3CH2Br दिया हुआ है, इसमें दिया CH3CH2Br, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा। क्या बना यहां से? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये बन गया Y। ये कंपाउंड कौन सा हो गया स्टूडेंट? Y। अब Y में फिर दिया Br2CCl4, Br2CCl4, तो
तो ये तो तुमको पता ही है, पाई तोड़ोगे BR फिर पाई टूटेगा BR, मतलब प्रोडक्ट क्या बना, CH3C BR फिर सिंगल बॉन्ड C BR और CH2CH3 ऐसा बना, और इसी का नाम है Z। तो X आ गया, Y आ गया और Z आ गया। आपसे पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Z, फाइनल प्रोडक्ट जो Z बना है उसका पूछ रहा है कि क्या नाम है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं हम लोग। यहां से देखो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से ही नंबरिंग होगा। मैं दूसरे कलर का पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखो, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो क्या नाम होगा, 2233 टेट्रा ब्रोमो पेंटेन। चलो देखते हैं कहां पे है, 2233 टेट्रा ब्रोमो पेंटेन। इसका मतलब 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45 एसर्शन रीजन दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं इसको क्या दिया हुआ है। देखिए एसर्शन में दिया स्टूडेंट, इन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट होता क्या है गैब्रियल थैलिमाइड में, देखो थैलिमाइड लिए CONH, ये हो गया थैलिमाइड। इसमें बेस देते हैं जैसे KOH, तो ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ निकलेगा, N पे माइनस आएगा, तो CO N पे माइनस, K+ लिख सकते हैं साथ में। अब इस गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से ना सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बनता है। ऐसा क्यों, अभी पता चल जाएगा। तो जो एमाइन बनाना हो, मान लो तुमको RNH2 बनाना हो तो RX लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड। तो यहां पे हम लोग लिए RX, तो R पे अटैक किया, X को भगा दिया, तो यहां से क्या बना, PHCO, यहां भी CO, N से लग गया R, इसको कहते हैं N एल्काइल थैलिमाइड। अब इसमें फिर से KOH लेंगे, 2 यूनिट का जरूरत पड़ता है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक किया, ओपन, फिर रिटर्न करके इसको भगा दिया, फिर दूसरा OH माइनस इस कार्बन पे अटैक किया, CO ओपन हुआ, रिटर्न होकर के इसको भगा दिया। क्या बना यहां से, देखो PHCO, O माइनस PHCO, PH के साथ CO माइनस, और यहां भी ऑर्थो पे भी CO माइनस, और RN पे 2 माइनस, सॉरी COOH, OH माइनस अटैक किया ना स्टूडेंट, तो PHCOOH और COOH, यहां भी ऑर्थो पे भी, मतलब थैलिक एसिड बन गया, और RN पे 2 माइनस, क्या बना स्टूडेंट, RN पे 2 माइनस, और साथ में PHCOH और COH, मतलब थैलिक एसिड। अब क्या होगा, ये एसिड की तरह 2H+ देगा, ये 2H+ लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल, RNH2, जो कि प्राइमरी एमाइन होता है। यही होता है कि नहीं स्टूडेंट गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। अब इसमें पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अगर तुम एरोमेटिक एमाइन बनाना चाहते हो, जैसे एनिलीन बनाना चाहते हो, तो बेंजीन के साथ X लगाना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो स्टूडेंट बेंजीन के साथ अगर X लेते हो, जैसे क्लोरोबेंजीन, मतलब एल्काइल हैलाइड की जगह अगर तुम एराइल हैलाइड लेने का सोचते हो, तो अभी मैं बताया अल्फा अनसेचुरेशन है, क्या इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एरोमेटिक एमाइन इससे नहीं बन सकता है, सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। अब एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, इन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमाइन, बिल्कुल सही। रीजन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। हां भाई, इससे सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बना, इसीलिए तो इस रिएक्शन का यूज जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए किया गया, प्राइमरी हैलाइड को जो है एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी एमाइन में। इसका मतलब एसर्शन तो ट्रू है, रीजन भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए देखते हैं किसमें है। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। इसका मतलब जो 45 का करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए इसको रफ कर देते हैं।
तो स्टूडेंट ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा सारे क्वेश्चंस का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।